तो मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव हिंदी व्याकरण की द्वितीय कक्षा समास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज समास पढ़ाने जा रहा हूं। समास समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द होता है। यहीं पर जान लेते हैं कि संधि क्या होती है, थोड़ा सा हिंट लेकर के। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बनता है, लेकिन संधि दो या दो से अधिक वर्ण के मेल से बनती है। संधि दो या दो से अधिक वर्ण के मेल से संधि बनती है और दो या दो से अधिक शब्द के मेल से समास बनता है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, कर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। प्रत्येक के बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बोलने पर ही लग जा रहा है कि अव्यय अव्यय का प्रयोग इसमें जरूर होगा। अव्ययी भाव समास वे समास उन समास को कहते हैं जिनमें प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिनमें प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। आप कहेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होगा? जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं लंबोदर। लंबोदर का जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा लंबा और उदर हो जाएगा। तो ये जो लंबा आगे वाला रहेगा ये हो जाएगा प्रथम पद, और जो उदर है इसे बोलते हैं अंतिम पद या उत्तर पद। अब ये समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। यहाँ पर संक्षेप और विस्तृत भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर चलते हैं। संक्षेप या विस्तृत, ये जो इतना बड़ा वाक्य है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, अगर इतने का संक्षेप करेंगे तो हो जाएगा लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। अब ये जो लंबोदर है इसे बोलते हैं समस्त पद या समासिक पद। लंबोदर को समस्त पद या समासिक पद बोलते हैं। जितने भी इसमें उदाहरण हैं उनको समस्त पद या समासिक पद बोलते हैं, लेकिन जब इसका विस्तृत रूप करेंगे तो इसे समास विग्रह कहेंगे, और जब समास विग्रह का संक्षेप करेंगे तो वो समस्त पद हो जाएगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास समझ रहे थे। अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिनमें प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है और इसमें प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द मतलब विकार मतलब परिवर्तन, अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन और कारक किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे हम एक अव्यय ले लेते हैं कब। कब भी एक अव्यय है। वह कब से पढ़ रही है। अगर हम बोलते हैं, बोला ना, लिंग, वचन और कारक से अव्यय प्रभावित नहीं होते हैं। वह कब से पढ़ रही है, अगर हम बोलें वह कब से पढ़ रहा है, वे कब से पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन हो गया, तो ये जो कब है इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, यही है अव्यय। वह कब से पढ़ रही है, स्त्रीलिंग हो गया, वह कब से पढ़ रहा है, तो पुल्लिंग हो गया, वे कब से पढ़ रहे हैं। ये जो कब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, तो यही अव्यय है जो लिंग, वचन और कारक किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। अव्यय यहाँ पर अव्यय प्लस संज्ञा को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय प्रति हो गया, यथा हो गया, उप हो गया, कल, कब, भर, ये सब जो है ये प्रत्यय हैं, सॉरी अव्यय हैं। अव्यय को उपसर्ग भी बोलते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के सामने लगते हैं। कभी कभी इसे उपसर्ग भी बोला जाता है अव्यय को। जैसे अव्यय उपसर्ग की तरह से प्रयोग होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के सामने लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। अब शक्ति जो है ये शब्द हो गया, यथा, यथा जो है ये अगर हम उपसर्ग माने तो इसके सामने जुड़ करके इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार, इसका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अव्यय प्लस संज्ञा यानी अव्ययी भाव समास, प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है। इसका उदाहरण है यथाशक्ति, यथाक्रम, यथाविधि, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे, भर पेट, ये सब इसके उदाहरण हैं।
उदाहरण है, इसके साथ हम इसका समास विग्रह भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, यथा जो है ये अव्यय है और शक्ति संज्ञा है। यथा अव्यय है और क्रम संज्ञा है। इसमें भी यथा अव्यय है, विधि संज्ञा है, प्रति अव्यय है, दिन संज्ञा है। इसमें प्रति और अक्ष हो जाएगा, तो प्रति जो है वो अव्यय हो जाएगा और अक्ष संज्ञा हो जाएगा। तो इन सभी का हम विग्रह समझ लेते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष अक्ष के प्रति, अक्ष के प्रति मतलब आंख के सामने या करीब, दिनों दिन मतलब हर दिन, दिनों दिन हर दिन, धीरे धीरे। अब ये समझ लीजिए, जब एक ही शब्द दो बार आता है एक साथ, एक ही शब्द दो बार आता है एक साथ, ये जो है ये तीनों, तो तुरंत हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें जो धीरे धीरे में ये जो योजक चिन्ह जिसे हम कहते हैं डैश लगा है, जो कभी कभी योजक चिन्ह देख करके लोग द्वंद्व समास बता देते हैं, इसमें भी यही डैश लगा रहता है, लेकिन इसका जो होता है ये विपरीत होता है लगभग, और इसमें विपरीत नहीं होता है, वही शब्द दो बार लिखा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय प्लस संज्ञा, ठीक समझ में आ गया। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। इसमें इसके 6 प्रकार हैं: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। दो का मैंने उदाहरण दे दिया है, देखिए यहाँ पर ये द्वितीय तत्पुरुष का 2 उदाहरण दिया हूँ, तृतीय तत्पुरुष का 2 उदाहरण, चतुर्थी का 2 उदाहरण, ऐसे 7 तक का 2, मतलब 6 तक का 2 उदाहरण दिया हूँ, सप्तमी तक का। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका अंतिम पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह को भी बोलते हैं। जब आप कारक और विभक्ति डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के अधिकरण में पेपर, ऐसे संप्रदान के लिए, ये सब मतलब चतुर्थी में जो रहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो है इसमें कर्ता नहीं आता है, कर्ता कारक जो है मतलब प्रथमा विभक्ति, ये तत्पुरुष का भाग नहीं होता है। द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक तत्पुरुष का भाग होता है। जब कारक और विभक्ति एक साथ पढ़ेंगे तो आएगा कर्ता ने कर्म को, यहाँ से कर्म को से स्टार्ट होगा, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पेपर। कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह एक ही होता है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तो इसमें जो द्वितीय तत्पुरुष रहेगा उसका चिन्ह होगा को, जिसका लोप हो जाता है। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, ये जो को है ये विभक्ति चिन्ह है। तिलचट्टा, तेल को चाटने वाला, इसका समास विग्रह करेंगे तो तेल को चाटने वाला, ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया। उसके बाद तृतीय तत्पुरुष में हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, ये जो से है विभक्ति चिन्ह ये इसमें लग जाएगा, हाथ से लिखा हुआ। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। उसके बाद चतुर्थी में आते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष में इसमें है विभक्ति चिन्ह के लिए, तो रसोई के लिए घर, हवन के लिए सामग्री, इसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद पंचमी तत्पुरुष जो है उसका कारक चिन्ह से, जिसे विभक्ति चिन्ह में बोलते हैं, लेकिन ये जो से है यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, इसमें अलगाव का भाव आता है, इसमें अलगाव का भाव आता है। जैसे स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग से गिरा, ये जो से है से, ये इसका चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, लेकिन जब अलगाव का भाव आता है, स्वर्ग से गिरेगा तो स्वर्ग से अलग ही हो जाएगा। देश निकाला, अगर मैं बोलूँ देश निकाला मतलब देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ, तो मतलब देश से निकाला हुआ देश से अलग हो जा रहा है। तो ये जो पंचमी है इसमें अलगाव का भाव आता है और तृतीया में अलगाव का भाव नहीं आता है। उसके बाद आता है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में का की के, इसका कारक चिन्ह होता है भारत रत्न, तो इसका विग्रह हो जाएगा भारत का रत्न। राजमहल, राजा का महल। सिर दर्द, सिर में दर्द, सप्तमी में का प्रयोग होने लगेगा। सिर दर्द, सिर में दर्द। वनवास, वन में वास। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका अंतिम पद प्रधान होता है, जिसे उत्तर पद भी बोलते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक, और इनमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास
जहाँ पर विशेषता तुरंत, अगर विशेषता किसी चीज़ की बताई जा रही है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वे समास होते हैं जो विशेषण और विशेष से मिलकर बने होते हैं। अब विशेषण तो समझ में आ रहा है कि जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। विशेष को हम संज्ञा से समझ लेते हैं, मतलब विशेष से संज्ञा को ही कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम ही विशेष से होते हैं। तो विशेषण प्लस हम संज्ञा समझ लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ अगर बात की जा रही तो नीला, अब विशेषण में जैसे हो जाएगा काला, मोटा, नाटा, पतला, गोरा, नीला, पीला, ये सब जो है ये विशेषण में आएगा। तो ये जो नील है मतलब नीला, ये विशेषण हो गया, और कंठ जो है ये विशेष से हो गया यानी संज्ञा। तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला। पीत सागर, ये मतलब पीला सागर। चरण कमल, पीला सागर है तो मतलब अलग दिखाई दे रहा है, विशेष है कुछ। और नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, ये भी विशेष है। चरण कमल, जिसका जिसका चरण कमल के समान हो, जिसका चरण कमल के समान हो, वो भी विशेषता बता रहा है। किसकी? चरण की विशेषता बता रहा है कि वो चरण कमल के समान है, तो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। देहलता, लता के समान देह वाला। लता के समान देह वाला मतलब इसमें भी लता के समान देह वाला है, तो देहलता इसका हो जाएगा। दशानन, दशानन जैसे साधारण मनुष्य के पास तो एक मुख रहता है, लेकिन दशानन का मतलब 10 मुख। ये भी तो विशेषता बता रहा है कि दशानन मतलब 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला। ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में तुरंत विशेषता आएगी, और विशेषता के साथ संज्ञा जुड़ी रहेगी या सर्वनाम जुड़ा रहेगा, जिसे विशेष भी बोलते हैं। एक विशेषता बताता है, एक विशेषता बताने वाला होता है। द्वंद्व, द्वंद्व समास समझ लेते हैं। द्वंद्व समास वे समास होते हैं जो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद का मतलब प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान होता है, और ये प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसमें और या एवं चिन्ह का लोप होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ माता, फिर उसके बाद ये जो डैश लगा है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। माता, इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। लव और कुश हो जाएगा। कम और अधिक हो जाएगा। हार एवं जीत, हार या जीत, हार और जीत, इसे तीनों लगा करके बोल सकते हैं। ये तीनों जो है इसका लोप हो जाता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के प्रायः विलोम होते हैं। लेकिन लाभ हानि, इसमें भी विलोम है। ये लाभ है तो ये हानि है, ये हार है तो ये जीत है, ये दिन है तो ये रात है। लेकिन एक उदाहरण होता है जलवायु। जलवायु, जलवायु एक ऐसा उदाहरण है, वो भी द्वंद्व समास का। इसमें ये दोनों तो विपरीत नहीं हैं एक दूसरे के, लेकिन इस वाले फार्मूले पर तो काम कर रहा है। दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। अब इसमें जल भी प्रधान है, वायु भी प्रधान है, तो ये जो जलवायु है ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। फिर उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही ज़्यादा आसान है। द्विगु समास में पढ़ते ही तुरंत आपको लग जाएगा कि संख्यावाची है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, दशानन, तिराहा, त्रिफला, त्रिकोण, तिरंगा, पंचवटी, ये सब जो है ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौराहा 4 राहों का समूह, दशानन 10 मुखों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। मतलब जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची हो, और ऑप्शन क्वेश्चन में आपका ऑप्शन द्विगु दिया रहे तो आप तुरंत द्विगु लगा देंगे। जैसे इसमें दशानन दिया है, इसमें भी दशानन दिया होगा, यहाँ पर भी। अभी समझाते हैं तीनों में दशानन कैसे है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि पर आप समझ लेते हैं। बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिनमें प्रथम पद और द्वितीय पद का मतलब महत्व नहीं होता है। मतलब किसी भी पद का इसमें महत्व नहीं होता है। ये किसी तीसरे का अर्थ दे करके किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। बहुब्रीहि समास में अक्सर देवी देवताओं इन सभी का नाम आता है। बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं
जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वो जो दोनों प्रथम पद और उत्तर पद होते हैं, ये दोनों किसी मिल करके किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। जिसमें तीसरे का अर्थ की बात की जाए, वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे अगर मैं बोल दूं पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है अंबर जिसका। अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी। अब इसमें पीला और अंबर, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि ये किसी तीसरे का अर्थ दे रहे हैं। किसी तीसरे का मतलब श्री कृष्ण आ रहा है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। जिस जिस भी समास में अगर किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, तो क्वेश्चन में जो भी समास में अगर तीसरे का अर्थ आपको निकल रहा है, तो वो तुरंत बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ गजानन, गजानन मतलब हाथी के समान मुख है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका, यानी गणेश जी। अब इसमें भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। जलज, जल मतलब जल, और ज मतलब जन्म लेने वाला, मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल। जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, नीलकंठ में आ जाएंगे। अब आपको नीलकंठ यहाँ भी दिख रहा होगा, और नीलकंठ यहाँ भी दिख रहा होगा। नीलकंठ इसमें भी है और नीलकंठ इसमें भी है। तो अगर ऑप्शन में या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिए रहेंगे। तो अगर नीलकंठ में ये ऑप्शन दिया है तो इसे सही मारेंगे, अगर नीलकंठ में ये ऑप्शन है तो ज़्यादातर इसे ही सही मारते हैं। लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। कभी कभी उनका विग्रह देकर के भी पूछ लेता है कि कौन सा समास है। इसका जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीले कंठ वाला। इससे आप समझ जाएंगे कर्मधारय है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है तो समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें भी दशानन है और इसमें भी दशानन है, कर्मधारय में भी दशानन है और दिगु में भी दशानन है और बहुब्रीहि में भी दशानन है। तो दशानन आएगा तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन अगर इसका समास विग्रह पूछ लेगा, समास विग्रह के हिसाब से दे दिया रहेगा, तब आप फंस जाएंगे। इसका समास विग्रह होगा 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला कर्मधारय तब हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 10 मुखों का समूह, 10 मुखों का समूह, इसमें समूह समूह करके सब आता है और प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। 10 मुखों, इसमें 10 मुखों वाला रहेगा, इसमें 10 मुखों का समूह। और इसमें अगर मैं 10 आनन लिखूं तो 10 आनन है जिसके, मतलब आनन मतलब मुख, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। ठीक है, बहुब्रीहि समास भी समझ में आ गया। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आप सभी से।